देखो पुलिस वाले जी, मुझे छोड़ दो। अब कभी चोरी नहीं करूँगी, कुछ भी नहीं बोलूँगी। प्लीज़ मुझे जाने दो, वो रोते हुए बोल रही थी। मल्हार गुस्से में गाड़ी तेज रफ्तार से चलाता जा रहा था। शालू बहुत दिनों से इस छोटे से इलाके में चोरी करती आ रही थी और आज वो एसपी मल्हार सिंह के हाथ लग गई थी। एक पल के लिए उसके मासूम हुस्न को देखकर वो साकित रह गया। कहीं से भी वो चोरनी नहीं लगती थी। ऐसे नहीं, तुम्हारा इलाज तो अच्छे से करना पड़ेगा, फिर जाकर तुम लोग सुधरते हो। मल्हार गुस्से को काबू में रखते हुए बोला। इस खूबसूरत चोरनी की वजह से उसका काफ़ी नुकसान हो चुका था। वो इसे इतनी आसानी से तो नहीं जाने दे सकता था। मेरा गैंग बहुत बड़ा है, बहुत पछताओगे एसपी। भलाई इसी में है कि मुझे छोड़ दो वरना मारे जाओगे। उसने मल्हार को धमकाकर डराने की कोशिश की, जिस पर वो खुलकर मुस्कुराया। अच्छा, पहले तुम्हें मारूंगा फिर खुद मर जाऊंगा। कहते हुए अचानक बंगले के आगे गाड़ी रुकी तो वो नीले रंग की शर्ट और ट्राउजर में गले में सफ़ेद दुपट्टा डाले चली जा रही थी। हाथ में एक थैली थी जिसमें 2 किलो आलू थे और सिर झुकाए चेहरे पर बेतहाशा परेशानी ली चली जा रही थी। इस मासूम सी लड़की को न जाने क्या प्रॉब्लम थी। आसपास की दुनिया से बेपरवाह वो अपनी ही फिक्रों में गुम थी। धूप की तेजी से उसका खूबसूरत रंग लाल पड़ गया था, लेकिन उसे जैसे कोई परवाह ही नहीं थी। तभी अचानक सामने से तेजी से आते एक हैंडसम लड़के से उसकी जोरदार टक्कर हुई। टकराव इतना ज़्यादा तेज था कि उसके हाथ से थैली दूर जाकर गिरी और सारे आलू सड़क पर इधर उधर बिखर गए। ये अचानक आफत देखकर लड़का बौखला गया। आई एम सॉरी, वो हड़बड़ाहट में बोला। लड़की सिर हिलाते हुए नीचे झुककर आलू समेटने लगी। नहीं नहीं, मैं कर देता हूँ। शर्मिंदा होते हुए लड़के ने उसे रोक दिया। लड़की ने गौर से उसे देखा। दुबला पतला लंबा कद, नए नक्श, बेहद तीखे और खूबसूरत। ब्रांडेड पैंट टी शर्ट में वो लड़का अब भी बौखलाहट में आलू जल्दी जल्दी इकट्ठा कर रहा था और उससे माफ़ी भी मांग रहा था। लड़की हैरान नज़रों से उसे देख रही थी, क्योंकि उसने इस लड़के को यहाँ पहले कभी नहीं देखा था। वो यहाँ का नहीं लगता था। लड़के ने सारा सामान थैली में डालकर उसे पकड़ा दिया। लड़की धीमे से मुस्कुराई और आगे बढ़ गई। लड़का भी कंधे उचकाता अपनी मंजिल की ओर बढ़ गया। थोड़ी दूर जाकर उसने पलट कर पीछे देखा, लेकिन अब वो लड़की नज़र नहीं आ रही थी। वो हैरान रह गया कि अभी थोड़ी देर पहले इतनी धीरे धीरे चलने वाली लड़की अचानक कहाँ गायब हो गई। उसकी चुप्पी पर सोचते हुए उसने मन ही मन अंदाज़ा लगाया, शायद लड़की गूंगी थी। हैरत में डूबा वो अपने रास्ते चल पड़ा। 3 मंजिला इमारत पर बना ये सिंह हाउस अपनी खूबसूरती की मिसाल था। इस इमारत में 3 परिवार रहते थे, नीरज सिंह, प्रताप सिंह और अभय सिंह। तीनों अपनी अपनी फैमिली के साथ अलग अलग फ्लोर पर रहते थे। तीनों भाइयों में बड़ा गहरा प्यार और मोहब्बत थी और इसीलिए सब एक साथ एक ही घर में रहते थे। बड़े भाई नीरज सिंह के 2 बेटे थे, मल्हार सिंह और सुमित सिंह। उनसे छोटे प्रताप सिंह की एक बेटी थी और एक बेटा, बेटी अनु और बेटा राहुल। सबसे छोटे अभय सिंह की कोई औलाद नहीं थी, लेकिन अभय सिंह और उनकी पत्नी सुनंदा जी को कभी औलाद की कमी महसूस नहीं हुई। जॉइंट फैमिली सिस्टम था, सब एक दूसरे के बच्चों को अपना ही समझते थे। फिलहाल पिछले 2 साल से सुनंदा जी की बहन की बेटी उनके घर आकर रहने लगी थी, जिसका नाम पूजा था। पूजा भी यहाँ आकर सब लोगों में ऐसे घुल मिल गई थी जैसे वो भी इसी घर का एक हिस्सा हो। सबके बच्चे एक दूसरे से बेतहाशा प्यार करते थे। इस वक्त लॉन में क्रिकेट चल रहा था कि तभी घर का दरवाज़ा खोलकर सुमित अंदर दाखिल हुआ। सब लोग खेलने में व्यस्त थे। क्या हो रहा है? मेरे बगैर क्रिकेट चल रही है? सुमित ने मुस्कुराते हुए पूछा। अरे आजा यार, अगली बैटिंग तुम्हारी ही है, राहुल ने हंसते हुए उसे आवाज़ दी। सुमित के बैट पकड़ते ही आइसक्रीम वाले की म्यूजिक पर सभी लड़कियां जोर से चिल्लाईं, चलो आइसक्रीम खाते हैं। ओके बाबा, लेकिन आराम से। सुमित ने हाथ उठाकर सबको चुप कराया। भाई, आप शहर से आए हैं, इस खुशी में आइसक्रीम तो बनती है, अनु ने चहकते हुए कहा। सुमित मुस्कुराता हुआ सबके लिए आइसक्रीम लेने बाहर चला गया। उसने तमाम यंग पार्टी को उनकी फेवरेट आइसक्रीम दिलाई, लेकिन जैसे ही उसने आइसक्रीम वाले को पैसे देने के लिए जेब में हाथ डाला तो वॉलेट न पाकर बुरी तरह परेशान हो गया। यार, मेरा वॉलेट कहाँ गया? सुमित बुरी तरह हड़बड़ाया। अरे पॉकेट ठीक से चेक करो, वहीं होगा, राहुल ने भी फिक्रमंदी से कहा। नहीं है यार, मोबाइल और वॉलेट दोनों ही गायब हैं। सुमित हद से ज़्यादा परेशान हो गया। उसी वक्त मल्हार की गाड़ी घर के अंदर दाखिल हुई। आते ही मल्हार ने उन्हें घेर लिया। क्या हुआ भाई? मल्हार ने उनके परेशान चेहरे देखकर पूछा। यार भाई, पहले इस आइसक्रीम वाले के पैसे दो, फिर बताता हूँ क्या हुआ, सुमित ने चिढ़कर कहा।
मल्हार ने आइसक्रीम वाले को पैसे दिए और फिर सबके साथ अंदर आ गया। सुमित की सारी कहानी सुनकर राहुल और सारी लड़कियां हंसने लगीं। यार मैं सीरियस हूँ, परेशान हूँ और तुम लोगों को हंसी सूझ रही है, सुमित ने बुरा मानते हुए कहा। अच्छा ये बताओ वो लड़की कहाँ मिली थी? राहुल ने हंसते हुए पूछा। कौन सी लड़की? सुमित ने चौंक कर पूछा। अरे वही जेब कतरी। राहुल फिर हंस पड़ा। भाई मैं अपने दोस्त के साथ गया था, उसने मुझे मेन रोड पर ड्रॉप कर दिया, वहाँ से मैं पैदल घर आया और रास्ते में किसी और से नहीं मिला। मिली होगी वही जेब कतरी मिली होगी। हमारी छोटी सी कॉलोनी में कब से उसका आतंक फैला है। अब प्रिया भी जिद पर उतर आई। जेब कतरी तो नहीं, हाँ एक लड़की जरूर मिली थी, उससे टकरा गया था, उसका सारा सामान गिर गया था, उसके अलावा मैं किसी और से नहीं मिला। सुमित ने मल्हार को सारी बात बताई। अरे वही तो थी जेब कतरी। राहुल ने जैसे उसकी बात पर मोहर लगा दी। सुमित के माथे पर बल पड़े, वो उनकी बातें सुन रहा था। नहीं यार वो तो बड़ी सीधी सादी थी, इतनी मासूम थी कि मैं उसे चोर नहीं कह सकता। बेचारी उल्टा परेशान सी लग रही थी, क्योंकि बाद में परेशान तो तुम्हें ही होना था। उसके हाथ की सफाई देखकर राहुल ने उसकी बात बीच में काट दी। क्या भाई आपके यहाँ पोस्टिंग का क्या फ़ायदा जब आप एक चोरनी को ही ना पकड़ सकें? अनु ने अफसोस से कहा। तड़प तड़प कर इस दिल से आह निकलती रही। ऐसा क्या गुनाह किया कि लुट गए? हाँ लुट गए हम तेरी फिक्र में। पूजा ने भी हंसते हुए समा बांध दिया। कितने पैसे थे वॉलेट में? मल्हार ने सुमित का नंबर ट्राई करते हुए पूछा। क्या फ़र्क पड़ता है भाई, वॉलेट तो अब निकल ही गया हाथ से, सुमित ने नज़रें चुराते हुए कहा, क्योंकि वो जानता था कि अगर पैसों के बारे में भाई को पता चला तो खूब डांट पड़ेगी। मल्हार ने घूर कर उसे देखा। मतलब साफ था, गोल मोल जवाब मत दो, सीधे सीधे बताओ। 15,000 और 300, सुमित ने दबी आवाज़ में कहा। वाह भाई तुम तो बड़े स्पेशल हो, इतने पैसे वॉलेट में कौन रखता है? प्रिया ने आंखें खोलकर कहा। वो तो आज किसी रेस्टोरेंट में बैठी होगी, आज तो उसकी लॉटरी लग गई। मल्हार भाई जल्दी कुछ करो, वही रेड डाल दो, अनु ने हंसते हुए कहा। मल्हार हल्की मुस्कान के साथ बोला, तुम परेशान मत हो, जल्दी ही वो लड़की सलाखों के पीछे होगी। उसने सुमित के कंधे पर हाथ रखकर उसे तसल्ली दी। रहने दो मल्हार, बहुत एसपी आए और चले गए, कोई भी उस चोरनी का कुछ नहीं बिगाड़ सका, पूजा ने दुख से कहा। उसने फिर मुझ जैसे बदमाश एसपी को नहीं देखा होगा। मल्हार आंखों में गुस्सा लिए चुप रहा। वैसे मैंने सुना है कि वो चोरनी बड़ी ही खूबसूरत है, लोग उसकी खूबसूरती में कुछ पल के लिए होशो हवास से बेखबर हो जाते हैं और वो इसी बात का फ़ायदा उठाकर अपने हाथ की सफाई दिखा देती है। यार मुझे भी उस चोरनी से मिलना था, बदले में भले वो मेरी जेब काट ले, मैं भी तो देखूं उस खूबसूरत चोरनी को। राहुल ने उसकी खूबसूरती के कसीदे पढ़े तो प्रिया ने राहुल की पीठ पर एक धमूका जड़ा। किसी और की तरफ निगाह उठाई तो तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगी, किसी और की खूबसूरती देखकर तुम्हारा दिल धड़का तो धड़कने ही रोक दूंगी, प्रिया ने राहुल को खूंखार अंदाज में घूरते हुए कहा, जबकि राहुल ने डरने की एक्टिंग की। जालिम, ये दिल सिर्फ धड़कता है, अपनी जगह पर रहता है, चिंता मत करो, तुम्हारे नाम के अलावा किसी और का नाम नहीं लेगा। मेरे मासूम बेचारे से दिल पर थोड़ा तो रहम करो जालिम महबूब। राहुल बुरी तरह बिलबिलाया था। लेना भी नहीं चाहिए, वरना ये अपनी जगह से इधर उधर हुआ तो वापस आना भूल जाएगा, प्रिया ने उसे याद दिलाया। प्रिया और राहुल एक दूसरे को पसंद करते थे। प्रिया उनके पड़ोस में ही रहती थी और जब भी यंग जनरेशन कोई हल्ला गुल्ला करती तो वो भी उनकी टीम में शामिल हो जाती थी। सब लोग आपस में खुशगपियों में बिजी थे, जबकि मल्हार का दिमाग कहीं और पहुंचा हुआ था। दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनूं। शालू ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ी तैयार हो रही थी। वो अभी नहाकर निकली थी और लापरवाही से तौलिया उसने बेड पर उछाल दिया था। एक छोटा सा कमरा था जिसका फर्नीचर काफ़ी पुराना था। एक कमरा, बरामदा और छोटे से किचन पर बना ये घर शालू और उसकी माँ के रहने के लिए काफ़ी था। दिल की ना सुन, मेरी तो सुन ले, पीछे से उसकी माँ ने शालू को टोका। मालिक मकान, दूध और किराने वाले के पैसे देने हैं, उसकी माँ ने झल्लाते हुए कहा। शालू ने आगे बढ़कर बेड से वॉलेट उठाया और उसमें से कई हजार रुपये निकाल कर सुप्रिया जी की तरफ बढ़ा दिए। ये लो मम्मी, मालिक मकान, दूध वाले और किराने वाले की चलती लंबी जबानें बंद कर दो, शालू ने भी झुंझला कर कहा। और ये पेट में दाएं बाएं होती पसलियां रोकने के लिए पिज़्ज़ा वाला आए तो उसे भी पैसे दे देना। शालू, इतने पैसे हाथ लगे तो थोड़ा देखकर तो खर्च करती, माँ ने दहल कर कहा। मम्मी तुम तो ऐसे परेशान हो रही हो
जैसे मैं तुम्हारी मेहनत की कमाई उड़ा रही हूँ। शालू ने वॉलेट लापरवाही से बंद किया। शालू, ये कौन है? कितना हैंडसम है। सुप्रिया जी ने मुस्कुराते हुए तस्वीर की तरफ इशारा किया। मम्मी, जरा ध्यान से, मैं पापा की जगह किसी और को नहीं दे सकती, शालू ने बनावटी गुस्से से कहा। अरे जा, दफा हो जा यहाँ से। सुप्रिया जी ने एक धप उसके पीठ पर रखी, जबकि शालू हंसने लगी। मम्मी, ये तस्वीर में जितना प्यारा लग रहा है, असलियत में उससे भी ज़्यादा प्यारा है। मैं तो इसे देखते ही दिल दे बैठी थी। मुझे इससे मोहब्बत हो गई है। शालू ने गहरी सांस ली। रहने दे शालू, जब ये बटुआ खाली होगा तो तेरी मोहब्बत भी हवा में उड़ जाएगी। सुप्रिया ने हाथ घुमाते हुए उसे एक और धमुका जड़ा। नहीं मम्मी, ये मोहब्बत तो फाइनल है। इस बार तो इसका वॉलेट चुराना बहुत मुश्किल था, दिल ही नहीं मान रहा था, लेकिन बार बार तुम्हारा मजबूर चेहरा आंखों के सामने आ रहा था, इसलिए इसका वॉलेट निकालना पड़ा। वरना दिल तो कर रहा था झप्पी डाल दूं और कहूं, विल यू मैरी मी, मिलकर जेब काटा करेंगे। शालू ने एक ठंडी आह भरते हुए कहा। सुप्रिया जी ने सुमित का आईडी कार्ड देखते हुए उसके बेसिर पैर की बातें सुनी और एक थप्पड़ जड़ा। जिसके बटुए में इतने पैसे हों वो तेरे जैसी चोरनी से शादी करेगा। सुप्रिया ने उसका मजाक उड़ाया। तो फिर गरीब अपने घर में रहें, इस घर में आने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने भी किसी गरीब से शादी नहीं करनी। शालू ने अपने हाथ झाड़ दिए। शालू और उसकी माँ अम्बाला के इस छोटे से इलाके में रहती थीं। शालू यहाँ कुछ समय पहले ही आई थी। वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए गुजारा लोगों की जेब काट कर करती थी। उसके अनुसार ये कमाई उसकी हलाल की कमाई थी, जिसके लिए वो काफ़ी मेहनत करती थी। वो बड़ी सफाई से ये काम करती थी। दरवाजे पर दस्तक हुई तो उसकी माँ उठकर देखने आई। यकीनन पिज़्ज़ा वाला आया होगा। शालू ने एक बार फिर मोबाइल उठाया और मोहब्बत भरी नज़रों से सुमित की तस्वीर को देखा। वो उसकी गैलरी में मौजूद बाकी तस्वीरें देखने लगी, जिनमें वो अपने दोस्तों के साथ भी था, लेकिन उसकी निगाहें सिर्फ और सिर्फ सुमित पर जमी हुई थीं। उसने सुमित की एक और तस्वीर सेलेक्ट की, जिसमें वो और भी ज़्यादा खूबसूरत और मासूम लग रहा था, मुस्कुरा भी रहा था। उसे मोबाइल के वॉलपेपर पर लगा दिया। शालू का अब इस मोबाइल को बेचने का कोई भी इरादा नहीं था। सिम तो उसने मजबूरी में फेंक दिया था, लेकिन ये मोबाइल और उसका मालिक अब उसका था। नीली आंखों वाला ये शहजादा शालू के दिल पर हुकूमत करने लगा था। सुमित शालू सिंह। शालू बड़बड़ाई और अपने आप ही मुस्कुरा दी। मल्हार गाड़ी में शॉपिंग बैग रखकर जैसे ही पीछे की ओर पलटा, एक लड़की से बुरी तरह से टकरा गया। अचानक ही मल्हार की सिक्स्थ सेंस ने फौरन उसे अलर्ट किया था। क्या है, देखकर नहीं चल सकती तुम? मल्हार ने चिल्लाकर जल्दी ही अपनी जेबें टटोलना शुरू कर दिया। शालू उसके चिल्लाने पर सहम गई और उसकी हरकतों पर भी गौर करने लगी। सर, अंधा कैसे देखकर चल सकता है? शालू ने दुनिया जहान की मासूमियत चेहरे पर लाते हुए कहा। ओ आई एम सॉरी। मल्हार को शर्मिंदगी हुई। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मल्हार ने मदद की पेशकश की। सड़क पार करवा दीजिए प्लीज़, शालू ने अपनी ड्रामेबाजी जारी रखते हुए कहा। आपको कैसे पता कि यहाँ पर सड़क है? मल्हार को शक हुआ उस लड़की पर, जबकि शालू का दिल धड़क उठा उसके इन्वेस्टिगेशन करने पर। शालू को वो बहुत तेज और होशियार इंसान लगा। अंधी हूँ लेकिन समझदार हूँ, यहाँ रहती हूँ और आसपास से अंदाज़ा हो ही जाता है, शालू ने समझाया। मगर उसकी बात समझने की कोशिश करता मल्हार नजरें फेर गया। चलिए, मैं आपको सड़क पार करा देता हूँ, मल्हार ने शालू का हाथ पकड़ते हुए कहा। मल्हार के हाथ पकड़ते ही शालू के पूरे बदन में करंट की लहरें दौड़ गईं। उसने ऐसा आज तक कभी महसूस नहीं किया था, यहाँ तक कि अपने सुमित के साथ भी नहीं। मल्हार उसे सड़क की तरफ लेकर बढ़ा, लेकिन जैसे ही शालू ने यह एहसास किया, उसने तेजी से अपना हाथ पीछे खींच लिया। अगर हाथ छोड़ दूंगा तो फिर तुम्हें सड़क पार कैसे कराऊंगा? मल्हार ने उसकी अक्ल पर मातम किया। क्या मैं कोई 2 साल की बच्ची हूँ जो पापा का हाथ छोड़कर भाग जाऊंगी? शालू ने नाराजगी से कहा। उसकी बात पर मल्हार के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो इंसान जितना हैंडसम था, उससे कई गुना ज़्यादा रूड और बददिमाग भी था। मल्हार अपनी पकड़ में नरमी ले आया, मगर छोड़ा अभी भी नहीं था। उसका दिल ऐसे लड़की के अंधे होने पर बहुत दुखी हुआ और सीने की दीवारों में जोर से अंगड़ाई होने लगी। मल्हार का ध्यान ट्रैफिक की ओर था। उसने शालू को बहुत सावधानी से सड़क पार करवाई थी और इस दौरान शालू ने बहुत ही सावधानी से अपने हाथों की सफाई का हुनर दिखा दिया। शालू अपने रास्ते जाने ही वाली थी कि किसी ने बेरहमी से उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा और शालू की एक चीख निकल गई। गाड़ी फर्राटे भरती जा रही थी।
चलती गाड़ी के दरवाजे के साथ चिपकी बैठी शालू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मिस्टर मल्हार सिंह ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था। शालू की चीखों का भी कोई फायदा नहीं हुआ था, क्योंकि आसपास की भागती दुनिया में से किसी ने उसे नहीं बचाया था। अब वो उसे घसीटता हुआ अपनी गाड़ी तक लाया और उसे अपनी गाड़ी के अंदर धकेल दिया। देखो, शरीफ लड़कियों के साथ ऐसे ज़बरदस्ती नहीं करते, बहुत पछताओगे। शालू ने डरते हुए उसे डराने की कोशिश की, जबकि मल्हार ने उसके दुपट्टे में छुपे अपने वॉलेट को खींचकर निकाला और तुरंत ही अपने वॉलेट से अपना कार्ड निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। शरीफ लड़कियां अंधी बनकर चोरी भी नहीं करती। माई सेल्फ एएसपी मल्हार सिंह। मल्हार ने अपना इंट्रोडक्शन करवाया। वो उसकी कमजोरी देखकर कुछ पल के लिए गुमराह हो गया था, लेकिन जब उसने सड़क पार करवाई तो वापसी के रास्ते पर ही उसे गड़बड़ का एहसास शिद्दत से हुआ था। उसने फौरन अपनी जैकेट की पॉकेट चेक की, उसमें से उसका सारा कीमती सामान गायब था। मल्हार का गुस्सा आसमान छू गया। उसने पलटकर फुर्ती से 2 कदम में ही उस लड़की को पकड़ लिया और अपनी ओर खींच लिया। शालू इस हमले के लिए तैयार नहीं थी। वो मल्हार के सीने से आ लगी। मल्हार ने उसे बेरहमी से झिझोड़ा और अपने साथ खींचना शुरू कर दिया, जबकि शालू पर तो जैसे धमाके पर धमाके हो गए थे। ये इंसान तो बहुत तेज निकला था। काश वो वहीं संभल जाती और अपना रास्ता पहले ही नाप लेती, लेकिन आज तो उसकी किस्मत ही फूटी थी जो उसे दगा दे गई थी। शालू के दिमाग में प्लान भी तय होना शुरू हो गया। देखो पुलिस वाले जी, मुझे छोड़ दो, अब कभी चोरी नहीं करूँगी, कुछ भी नहीं बोलूँगी, जाने दो मुझे। अब वो रोते हुए बोली तो गुस्से में मल्हार ने गाड़ी की स्पीड और भी तेज कर दी। शालू बहुत दिनों से इस छोटे से इलाके में चोरी करती थी, लेकिन आज वो एसपी मल्हार सिंह के हाथ लगी गई थी। एक पल को उसके मासूम हुस्न को देखकर वो पत्थर बन गया था। कहीं से भी वो चोरनी नहीं लगती थी। ऐसे नहीं जाने दूंगा, तुम्हारा इलाज तो अच्छे से करना होगा, फिर जाकर सुधरोगी। मल्हार गुस्से को बर्दाश्त करते हुए बोला, क्योंकि इस चोरनी की वजह से उसका बहुत नुकसान हो चुका था। देखिए, मेरा बहुत बड़ा गैंग है, अगर मुझे पकड़ा तो तुम भी मारे जाओगे। उसने मल्हार को धमकी दी, जिस पर वो खुलकर मुस्कुराया। अच्छा, पहले तुम्हें मारूंगा, फिर खुद भी मर जाऊंगा। अचानक एक बंगले के आगे गाड़ी रुकी तो शालू के होश उड़ गए। पुलिस वाले जी, आप मुझे गलत लड़की समझ रहे हो। शालू मिनमिनाई। शट अप, मैं तुम्हें गलती से सही लड़की समझ बैठा था। अगर अब आवाज़ आई तो ये 6 की 6 गोलियां तुम्हारे अंदर उतार दूंगा। मल्हार ने उसके सर पर गन का पॉइंट रखते हुए कहा। एक से ही काम तमाम हो जाता है, आप 5 गोलियां क्यों बर्बाद करेंगे? शालू मुंह बिसूरते हुए बोली। आवाज़ बंद। मल्हार गुस्से से दहाड़ा, जबकि शालू अपनी जगह उछल कर रह गई। तभी शालू का मोबाइल रिंग हुआ। मल्हार उसके हाथ में पकड़े मोबाइल को देखकर चौंक उठा। उसने झट से बजता मोबाइल उठाया, जहां मम्मी कॉलिंग लिखा जगमगा रहा था। तुम्हारी गैंग लीडर को तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है, मल्हार ने उसकी कॉल काटते हुए तंजिया अंदाज में कहा। ये कौन है? मल्हार ने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ इशारा किया। शालू ने अपने सूखे होठों पर जबान फेरी। ये तो मेरे पति की पिक्चर है, शालू ने संभलते हुए कहा, जबकि मल्हार ने ओ की शेप में होठ घुमाए। अगले ही पल मल्हार ने खींचकर उसे गाड़ी से नीचे उतारा। मल्हार के पीछे एक यंग और खूबसूरत लड़की को देखकर सिंह हाउस की यंग पार्टी में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि मल्हार ने उस लड़की का हाथ पकड़ा हुआ था। तो वहीं पूजा के चेहरे पर एक काला सा साया लहराया। उसका दिल धक से हुआ, लेकिन सब मल्हार की असल पकड़ से अनजान थे। उधर सुमित की नज़र सबसे पहले शालू पर पड़ी। ओए गूंगी चोर! सुमित एकदम गुस्से वाले अंदाज में उसकी तरफ भागा था। शालू सुमित की तेवर देखकर एकदम चौंक उठी और डर कर जल्दी से मल्हार के पीछे छुप गई। बाहर निकलो चोरनी! सुमित ने शालू का बाजू दबोचकर उसे बाहर निकाला, जबकि शालू की चीख निकल गई। सुमित ने उसके हाथ से अपना मोबाइल तुरंत छीना। ये तो मेरा मोबाइल है, सुमित ने गुस्से वाले अंदाज में कहा। सुमित के कड़वे शब्दों ने शालू का दिल तोड़कर चकनाचूर कर दिया। उसकी आंखों में नमी उतर आई। तुम्हारा पति अपना मोबाइल मांग रहा है। मल्हार की मजाक उड़ाती आवाज़ शालू के कानों में जहर घोल रही थी। ये मेरा मोबाइल है, शालू ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, जबकि मल्हार ने सुमित के हाथ से मोबाइल लेकर स्क्रीन उसके सामने ओपन कर दिया, जिसमें सुमित की तस्वीर जगमगा रही थी। अब तो शालू के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उसकी जबान तालू से चिपक गई और निगाहें झुक गईं। भाई, इस चोर को सलाखों की जगह यहाँ क्यों लेकर आए हो गई ना आपकी भी नीयत खराब? राहुल की जबान में खुजली हुई, जबकि प्रिया ने उसे पीछे से एक धमूका जड़ दिया।
शालू ने झटके से मल्हार को डरी हुई नज़रों से देखा। मैं इसे यहाँ इसलिए लाया हूँ ताकि तुम लोगों पर साफ कर सकूँ कि एसपी मल्हार सिंह के लिए कोई भी मुजरिम पकड़ना नामुमकिन नहीं। अब मल्हार धीरे धीरे कदम चलता लॉन्च चेयर की तरफ बढ़ा था और आराम से टांग पर टांग जमाकर बैठ गया। तुम लोग जो चाहे इसे सज़ा दे सकते हो, उसके बाद ही अपनी असली जगह यानी सलाखों के पीछे जाएगी, मल्हार ने आराम से बैठते हुए कहा। सभी लड़कियां एकदम से चहक उठीं। सुमित ने मोबाइल से उसकी सिम निकालकर शालू के मुंह पर फेंक दी। भाई, इस घर में कोई जगह नहीं है, ले जाओ इसे इसकी असली जगह पर, सुमित ने अपमान भरे अंदाज में कहा, जबकि सुमित के ये अंदाज शालू का दिल कई हिस्सों में तोड़ चुके थे। नहीं सुमित भाई, पहले इसे हम सजा देंगे। चलो चलो लड़की, पहले ये सारा लॉन साफ करो, अनु ने शालू को हुक्म दिया। शालू ने नज़र उठाकर लॉन में बिखरी गंदगी को देखकर जल्दी से सर झुकाकर ना में सर हिला दिया। उसके ना करने पर मल्हार ने घूरकर उसे देखा तो वो मरती क्या ना करती, गंदगी साफ करने लगी। जैसे तैसे करते करते वो बुरी तरह थक गई। चलो अब 100 बार उठक बैठक करो। शालू के फ्री होते ही पीछे से पूजा ने नया हुक्म सुना दिया। शालू उठक बैठक भी करने लगी। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? सजा का कहा था, बदतमीजियाँ नहीं चलेंगी। मल्हार ने शालू का हाथ पकड़कर गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाए। भाई, ये अब दोबारा नज़र नहीं आनी चाहिए, सुमित ने जहर भरे शब्दों में कहा और शालू की आंखों में नमी और भी ज़्यादा गहराई से उतर आई। मल्हार और सुमित दोनों भाई शहर पढ़ने के लिए गए थे। मल्हार ने पढ़ाई के बाद वहीं पुलिस में अपनी ज्वाइनिंग दे दी, लेकिन फिर माँ की तड़प और अपनों की याद सताई तो मल्हार ने अपनी पोस्टिंग अपने शहर अम्बाला में करवा ली और सुमित भी अपने भाई के पीछे पीछे अम्बाला चला आया, क्योंकि मल्हार और सुमित में बहुत मोहब्बत थी और ये दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं गुजार सकते थे। मल्हार जब से यहाँ पर आया था, दिन ब दिन चोरी की वारदातों में इजाफा हो रहा था और उसके अंदर इस जेब कतरी को पकड़ने का एक जुनून सवार हो गया था और आज आखिरकार उसने इस लड़की को पकड़ ही लिया था। उसने शालू को पुलिस स्टेशन ले जाकर लॉकअप में बंद कर दिया। शालू अपना टूटा दिल लिए दीवार के साथ सर टिकाकर बैठी हुई थी। तुम्हें सर बुला रहे हैं, एक लेडी कांस्टेबल ने आकर मुस्कुराते हुए कहा। शालू को उसकी मुस्कुराहट कुछ अजीब सी लगी। वो उठकर बाहर आई। लेडी कांस्टेबल उसे एसपी के ऑफिस में ले आई। मल्हार ने लेडी कांस्टेबल को जाने का इशारा कर दिया तो वो चली गई। मल्हार ने शालू को बैठने का इशारा किया। देखो शालू, हर मुजरिम को उसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए। मैं जानती हूँ एसपी, लेकिन देखिए अब मुझे जाने दो। मैं आगे से अब कोई भी चोरी नहीं करूँगी। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। मैंने कितनी बार आपसे कह भी दिया है। मल्हार ने हाथ के इशारे से उसे चुप रहने को कहा। शालू, उसूलन तो तुम्हें इस वक्त जेल में होना चाहिए और तुम्हें ये चोरियां करने के लिए सालों की सज़ा भी मिलनी चाहिए, मल्हार बोला, जबकि शालू सांस रोके उसकी बातें सुन रही थी। लेकिन मेरा कानून थोड़ा अलग है। मेरे अनुसार तुम्हें एक मौका मिलना चाहिए और मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। तुम अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करो। मैं तुम्हें आज़ाद कर रहा हूँ, सिर्फ इस शर्त पर कि आज के बाद मैं तुम्हें इस इलाके में चोरी करते ना देखूँ। और हाँ, इलाका बदलने की भी गलती मत करना, क्योंकि हर एसपी तुम्हें मिस्टर मल्हार सिंह नहीं मिलेगा, मल्हार ने कड़क शब्दों में कहा। मुझे जहाँ चोरी की वारदात सुनाई दी, मैं वहीं तुम्हें आकर पकड़ लूँगा। ये मत समझना कि मैं तुमसे लापरवाह हो जाऊँगा। मेरी नज़रें हमेशा तुम पर रहेंगी। और शालू ने जल्दी से सर हिलाया। अपने दिमाग में ये बात बिठा लो, जैसे मैं तुम्हें अभी पकड़ सकता हूँ वैसे ही उस वक्त भी पकड़ लूँगा और ऐसा फंसाऊँगा कि चाह कर भी निकल नहीं पाओगी। मल्हार की नज़रों में शालू की रीढ़ की हड्डी में एक सनसनी दौड़ गई। मल्हार ने बेल बजाकर कांस्टेबल को बुलाया। अगले ही पल कांस्टेबल आ गया। मिस शालू को इज्जत से उसके घर पहुँचा कर आओ और हाँ, आसपास पूरी छानबीन करके आना, ताकि अगर मिस शालू ने फिर से मुलाकात की ज़रूरत महसूस हो तो आसानी से मुलाकात हो सके। मल्हार ने कांस्टेबल को समझाया तो वो मरे मरे कदमों से बाहर आ गई। उसे आज़ाद कर दिया गया था, लेकिन ये कैसी आज़ादी थी। वो एसपी की पाबंद होकर रह गई थी। शालू ने घर का दरवाज़ा बजाया तो सुप्रिया ने बेचैनी से दरवाज़ा खोला। कहाँ रह गई थी शालू? कब से कॉल कर रही हूँ और तेरा मोबाइल भी बंद था। सुप्रिया बोलना शुरू हुई थी कि चुप ना हुई। पुलिस? पीछे पुलिस को खड़ा देखकर सुप्रिया का रंग एकदम डर के मारे उड़ गया था। क्या तुझे पुलिस ने पकड़ लिया था? सुप्रिया एकदम से बौखला गई। क्या अम्मा तुम्हें पता है तुम्हारी बेटी चोरी करती है? कांस्टेबल ने खुरदरे शब्दों में और
मजा लेती निगाहों से शालू को देखा। जबकि मल्हार के पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में भी ये बात गर्दिश कर रही थी कि मल्हार ने एक चोर को पकड़कर छोड़ दिया था। मतलब जो भी हो, वरना कोई भी मुजरिम मल्हार की पकड़ से इतनी आसानी से निकल जाए ये तो नामुमकिन था। शायद ये एसपी मल्हार सिंह भी उसकी खूबसूरती पर मर मिटा था, या फिर ये उसका नया अंदाज था। हाँ पता है, शालू ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा और फिर खटाक से उस कांस्टेबल के मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। सुप्रिया जी हॉस्पिटल के बेड पर बेदम सी पड़ी थी। उन्हें गुर्दों की बीमारी थी। पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब से वो मनहूस एसपी मल्हार सिंह शालू की ज़िंदगी में आया था, उसकी ज़िंदगी बदल गई थी। अब तो वो न चोरी कर सकती थी, न कहीं जा सकती थी। वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी और उसके पास कोई हुनर भी नहीं था। शुरू में चोरी के कुछ पैसे जमा थे तो गुजारा चलता रहा, लेकिन आखिर कब तक पैसे ख़त्म हो गए तो सुप्रिया जी की दवाइयाँ भी बंद हो गईं। उसके बाद तो जैसे शालू को नई चिंता ने घेर लिया था। वो रोज़ काम की तलाश में निकलती, लेकिन नाकाम होकर घर लौट आती। पैसे ख़त्म होते ही उसने और भी शिद्दत से काम की तलाश शुरू कर दी थी, लेकिन कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। उसने तो लोगों के घर सफाई का काम करने का भी सोचा, इधर उधर भी पूछा, लेकिन कोई बात नहीं बनी। 2 दिन से सुप्रिया जी की तबीयत बहुत ख़राब थी। आखिरकार शालू उन्हें ज़बरदस्ती हॉस्पिटल ले आई। सुप्रिया जी कहने भी लगीं कि पैसे नहीं हैं शालू, तो डॉक्टर को पैसे कहाँ से दोगी? अम्मा कुछ तो कर ही लेंगे, आप परेशान मत हों, शालू उन्हें तसल्ली देती लाई थी, जबकि अंदर से तो वो खुद भी बुरी तरह से परेशान थी। यहाँ आकर डॉक्टर ने सुप्रिया जी को एडमिट कर लिया। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी और उधर शालू का भी बुरा हाल था। मिस शालू, मैंने आपको कहा था ना इनका ट्रांसप्लांट कराना है, आपने अब तक क्यों नहीं करवाया? आप पैसे जमा करवाइए ताकि इनका ट्रांसप्लांट हो सके। डॉक्टर की आवाज़ शालू के कानों में गूंज रही थी। वो उन्हें क्या बताती कि वो तो इस अस्पताल के एक एक बंदे से भीख मांग चुकी थी, लेकिन उसके पास कुछ ही पैसे बचे थे जो कि अस्पताल के खर्चों के लिए बहुत कम थे। फिर इतना बड़ा काम यानी ट्रांसप्लांट वो कहाँ से करवाती? शालू को सख्त गुस्सा था कि एसपी मल्हार ने उसके हाथ बांध दिए थे। शालू कुछ सोचकर गुस्से से खड़ी हुई। वो सोच चुकी थी कि अब उसे क्या करना है। कहाँ है तुम्हारा एसपी? बुलाओ उसे बाहर। शालू पुलिस स्टेशन आते ही चिल्लाने लगी, ए लड़की, नौकर नहीं है वो, तुम्हारे अफसर हैं। अब अगर आवाज़ आई तो तुम्हें लॉकअप में डाल दूंगा। कांस्टेबल गुस्से से बोला, डाल दो। शालू ने भी कोई असर नहीं लिया और चिल्लाती रही, क्या मसला है? यहाँ पर शोर क्यों मचा रखा है? एसपी मल्हार की आवाज़ सुनकर सब चुप हो गए। वो अपने ऑफिस से बाहर आया। सामने ही शालू खड़ी थी। सर, ये लड़की इस वक्त बदतमीजी पर बदतमीजी की जा रही है, कांस्टेबल ने मल्हार को बताया। मल्हार शालू को देखकर चौंक गया था और शालू उसकी आंखों में आंखें डालकर निडर अंदाज में खड़ी थी। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई लग रही थीं। उन्हें देखकर मल्हार एक पल के लिए ठिठक गया। शालू मल्हार और अपने बीच का फासला जो कुछ ही कदम का था तय करती हुई उसके सामने आकर खड़ी हो गई। मिस्टर मल्हार सिंह, खुश हो ना? जो मैंने कोई चोरी नहीं की, लेकिन तुमने मेरी और मेरी माँ का चैन उड़ा दिया है। मेरी माँ हॉस्पिटल में आखिरी सांसें ले रही हैं और तुम्हारा कोई भी शहरी मेरी मदद करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इससे तो अच्छा तब था जब मैं पैसे छीन लेती थी तुम्हारे शहर वालों के। तब सुकून था जब मैं उनकी जेब से खामोशी से पैसे निकाल लेती थी। तुम्हें रात को चैन से नींद कैसे आती है जब तुम किसी बेबस और लाचार का सुकून छीन चुके हो? इससे तो अच्छा ये था कि तुम मुझे आज़ादी ही न देते, ताकि मेरी माँ की आस भी उसी वक्त दम तोड़ जाती और मुझे अपनी माँ को इस तरह दर्द में तड़पते और सिसकते न देखना पड़ता। मेरी माँ को अगर कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी, शालू ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा। ए लड़की, आराम से और इज्जत से बात कर सर से, कांस्टेबल ने उसे बुरी तरह डांटा। कौन से अस्पताल में है तुम्हारी माँ? मल्हार ने कांस्टेबल की बात को नज़रअंदाज करते हुए पूछा। उसके बताने पर वो तुरंत बोला, चलो मेरे साथ। मल्हार आगे बढ़ते हुए बोला, जबकि शालू ने गुस्से से उस कांस्टेबल को देखा और बाहर की तरफ बढ़ गई। कांस्टेबल के लिए आज भी ये बात हैरान कर देने वाली थी कि एसपी उस लड़की की इतनी हिम्मत को क्यों बढ़ा रहा था। आप कहाँ रह गई थीं? आपकी माँ आपको बार बार बुला रही थी, नर्स ने शालू के हॉस्पिटल आते ही बेताबी से कहा और शालू चौंक गई। बुला रही थी से क्या मतलब है? जी, अब वो इस दुनिया में नहीं रही, नर्स ने दुख से बताया। तो शालू के तो पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। कुछ पल के लिए तो उसे समझ ही नहीं आया कि नर्स क्या कह रही है।
और जब उसे नर्स की बात समझ आई तो वो एकदम से चीख पड़ी। उसकी चीख पूरे अस्पताल में गूंज उठी। अगले ही पल वो भागती हुई अपनी माँ के कमरे की ओर आई। मल्हार भी उसके पीछे आया। बेड पर शालू की माँ का बेजान वजूद पड़ा हुआ था। मुंह पर चादर ढकी हुई थी। शालू ने बेकरारी से चादर हटाई। अम्मा उठो, मैं आ गई हूँ। तुम ठीक हो जाओगी अम्मा, प्लीज उठ जाओ। मुझे इस तरह अकेला छोड़कर मत जाओ। मैं पैसों का इंतजाम कर लूँगी। शालू ने बुरी तरह अपनी माँ को झकझोरा, पर सुप्रिया जी ने कोई जवाब न दिया। वो तो अब इस दुनिया से जा चुकी थीं। उनकी सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो गई थीं। सारा दर्द उनके शरीर से चला गया था और अब वो सुकून भरी नींद सो रही थीं। शालू तड़पते हुए वहीं ज़मीन पर बैठ गई, जबकि ये सब देखकर मल्हार का दिल थम सा गया। उसकी वजह से आज शालू बेसहारा और बेआसरा हो गई थी। उसकी माँ इस दुनिया से चली गई थी। सिंह हाउस में रात के वक्त डाइनिंग हॉल में रूटीन के अनुसार शोर शराबा मचा हुआ था। मज़ेदार खानों की खुशबुएं हर तरफ फैली हुई थीं। घर के सभी लोग डाइनिंग हॉल में मौजूद थे, सिवाय मल्हार सिंह के। दाखिली दरवाज़ा घसीट कर मल्हार सिंह अंदर दाखिल हुआ था। उसके पीछे शालू भी मरे मरे कदम उठाती अंदर आ रही थी। अस्पताल की सारी कार्यवाही पूरी करते और सुप्रिया जी का अंतिम संस्कार करते हुए मल्हार को काफ़ी वक्त हो गया था और अब वो बहुत थक चुका था। और रात के समय शालू उसके साथ ही आई थी। ये वही घर था जिसके लोगों की आंखों में वो अपने लिए नफरत साफ महसूस कर सकती थी। उसकी सज़ा अभी भी ख़त्म नहीं हुई थी। आओ मल्हार बेटा, खाना खाओ। मल्हार पर सबसे पहले नज़र दादाजी की पड़ी थी और फिर उसके पीछे आती उस मासूम और खूबसूरत लड़की पर नज़र उसकी माँ सुमित्रा जी की पड़ी थी। ये कौन है? सुमित्रा जी ने एकदम चौंकते हुए उस लड़की को देखा। मल्हार ने शालू को बैठने का इशारा किया, लेकिन वो अपनी जगह से एक इंच भी ना हिली। सुमित्रा जी ने शालू को हाथ पकड़कर मोहब्बत से उसे अपने बराबर बिठा लिया। भाई, आप इसे फिर से ले आए, सुमित ने नाराज़गी से कहा। दादाजी और सुमित्रा जी ने गुस्से से सुमित को घूर कर देखा। दादाजी की पर्सनालिटी जितनी नरम और प्यारी थी, उतनी ही सख्त भी। सिंह हाउस में उनका ही राज चलता था। अरे भाई, मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है, पूजा ने पीछे से मोहर लगाई, जबकि मल्हार ने दादाजी को शॉर्ट में सारी कहानी सुना दी। सारा किस्सा सुना दिया। सुमित्रा जी ने शालू को अपनी आगोश में समेट लिया और माँ जैसी नरम आगोश मिलते ही शालू का दिल फिर से तड़प उठा। फिर वो अपनी तड़प को छुपा न सकी और तड़प तड़प कर रोने लगी, जबकि सुमित्रा जी ने प्यार से उसके आंसू साफ कर दिए। ना बच्चे, ऐसे नहीं रोते, तुम्हारी माँ की आत्मा को कितनी तकलीफ पहुँचेगी। उसके आंसू पोंछते हुए उन्होंने शालू को तसल्ली दी। आओ बैठो, खाना खा लो। मल्हार, हर मुजरिम को सुधारने और संभलने का मौका मिलना चाहिए। तुमने ये जो मौका शालू बेटी को दिया है ना, बहुत अच्छा किया। और शालू उस पर खरी भी रही। उसने तुम्हारी बात पूरी सच्चाई से मानी, विजय सिंह ने कहा। अब तुम क्या चाहते हो? दादाजी ने भी सीरियसली पूछा। दादाजी, मैं इसे सहारा देना चाहता हूँ। मेरी वजह से ये बेसहारा हुई है। अब इसे सहारा मिलेगा तभी मुझे सुकून मिलेगा। तुम एक जवान लड़की को बगैर किसी रिश्ते के सहारा नहीं दे सकते। दादाजी ने अपनी उम्र के अनुसार एक बहुत बड़ी और गहरी बात कही। इसके लिए तुम्हें इसे अपना नाम देना होगा, इससे शादी करनी होगी, तभी तुम इसको सहारा दे सकोगे और ये लड़की यहाँ पर रह सकेगी। मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है दादाजी। मल्हार ने एक पल में ही फैसला कर लिया था। ये तो बहुत अच्छा फैसला किया है तुमने। चलो अभी तो खाना खाओ, उसके बाद हम शादी का इंतजाम करते हैं। सुमित्रा जी को भी अपने बेटे के फैसले पर कोई ऐतराज़ नहीं था, जबकि मल्हार के फैसले पर शालू ने एक नज़र उठाकर उसे देखा, जो बिल्कुल लापरवाह सा बना बैठा था। खाने से फ्री होते ही दोनों की शादी का इंतजाम शुरू हो गया। कुछ करीबी रिश्तेदारों को बुलाकर वो लोग पास के मंदिर में चले गए और वहाँ पंडित जी से बात करके जल्दबाजी में उन दोनों की शादी करवा दी गई। जबकि शालू इस अचानक हुई शादी पर बुरी तरह से हैरान हो गई थी। न वो कुछ बोल रही थी, न शादी से इनकार कर रही थी। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। हाँ, बस एक नज़र उठाकर अपने साथ खड़े मल्हार को देख लेती, जिसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। रात के 11 बजे तक वो लोग शादी से फ्री हो चुके थे और फिर घर आकर शालू को मल्हार के कमरे में भेज दिया गया, जबकि घर के सभी लोग बाहर हॉल में बैठे खुशगपियों में मगन थे। और तभी सुमित्रा जी को ख्याल आया, बस करो भाई, दुल्हन कमरे में अकेली बैठी है। मल्हार, तुम जाओ दुल्हन के पास और तुम सब लोग भी अपने अपने कमरों में जाओ, रात काफ़ी हो चुकी है। सुमित्रा जी ने अपने पति को आंख से इशारा करते हुए कहा और अपने कमरे में लिए चली गईं।
बाकी सब लोग भी उठकर अपने अपने कमरों में चले गए। मल्हार ने घड़ी में टाइम देखा। रात के ठीक 12:30 बज रहे थे। गहरी सांस लेकर उसकी नज़र अपने बंद कमरे के दरवाजे पर पड़ी। अचानक हुई शादी से उसे एक अजीब सी बेचैनी से भर दिया था। आज ही उसकी माँ का देहांत हुआ था और आज ही उसकी ज़िंदगी की नई शुरुआत। क्या शालू खुद को इस सब के लिए तैयार कर पाई होगी? ये सवाल उसके सीने में धड़कते दिल के साथ गूंज रहा था। वो भारी कदमों से अपने कमरे के अंदर दाखिल हुआ। बेड पर नज़र डाली तो शालू एक तरफ सिमटी हुई लेटी थी। उसके चेहरे पर थकान और खामोशी की लकीरें साफ झलक रही थीं। मल्हार ने गहरी सांस लेकर दिन भर के हादसों को याद किया और फिर फ्रेश होने के लिए बाथरूम चला गया। फ्रेश होकर लौटा, उसने साइड लैंप ऑफ किया और बिना कुछ कहे चुपचाप शालू के पास दूसरी तरफ लेट गया। उसकी नज़र अनजाने ही शालू की पीठ पर टिक गई। कहने को तो आज उनकी सुहागरात थी, लेकिन हालात ऐसे थे कि वो शालू को डिस्टर्ब करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। फिर भी उसके भीतर अनकहे से जज्बात सर उठाने लगे थे। उसके पहलू में एक खूबसूरत लड़की थी, उसकी नई नवेली दुल्हन। ये तो एक नेचुरल सी ख्वाहिश थी जो उसके दिल में जागी थी, लेकिन उसने अपनी चाहत को दबाकर सुला दिया। उसने करवट बदल ली और थकान से भरी सांसों के साथ नींद की आगोश में चला गया। कमरे में उसकी गहरी सांसें गूंजने लगीं और इन्हीं सांसों को महसूस करते हुए शालू ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। वो सो नहीं रही थी, बस सोने का नाटक कर रही थी। उसकी आंखों में आंसुओं की हल्की सी नमी चमक उठी। वो खुद से बोली, क्या सचमुच ये मेरी ज़िंदगी है? क्या सचमुच एक एसपी मुझसे शादी कर सकता है, मुझे सहारा दे सकता है, या फिर सिर्फ ये कोई सपना है? उसका दिल धड़क उठा। वो इस रिश्ते को स्वीकारने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पा रही थी। उसकी किस्मत उसे अब तक किसी पहेली जैसी लग रही थी। ना तो वो अमीर थी, ना ही ज़्यादा पढ़ी लिखी। हाँ, बस बेहिसाब खूबसूरती उसके पास थी। मगर मल्हार जैसे हैंडसम, पढ़े लिखे और रुतबे वाले डीएसपी को तो हसीन से हसीन लड़कियां मिल सकती थीं। उसका बैकग्राउंड भी काफ़ी मजबूत था। उसके बाप दादा का अच्छा खासा बिजनेस चलता था। ऐसे में शालू इस रिश्ते को भगवान की कृपा ही मान रही थी। लेकिन इस सब के बावजूद भी दिल के किसी कोने में उलझने उसे चैन नहीं लेने दे रही थीं। क्या मल्हार इस रिश्ते को दिल से निभाएगा, या ये बस एक ज़बरदस्ती का बंधन था? आंखें मूंदे पड़े मल्हार को देखकर वो सोचों में डूबी रही। अचानक करवट बदलते हुए उसने सिर घुमाया और मल्हार की ओर देखा। वो उसी की तरफ चेहरा किए सो रहा था। थकान उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी, लेकिन इसके बावजूद वो बहुत मासूम, बहुत प्यारा लग रहा था। शालू का दिल भर आया। उसने मन ही मन दुआ की, मल्हार, इस रिश्ते को पूरी ज़िंदगी निभा लेना। तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। धीरे से उसने हाथ बढ़ाकर मल्हार के चेहरे को छुआ था। मल्हार हल्का सा कसमसाया तो शालू ने झट से अपना हाथ पीछे खींच लिया, लेकिन उसकी नज़रें उससे हट नहीं रही थीं। कितनी ही देर तक वो उसे निहारती रही, फिर हिम्मत करके उसका हाथ अपने हाथों में लेकर आंखें बंद कर लीं। मल्हार कच्ची नींद में था, मगर उसके स्पर्श ने उसकी नींद उड़ा दी थी। उसने अधखुली आंखों से देखा कि शालू सोने की तैयारी कर रही थी, उसका हाथ अपने हाथों में कसकर थामे हुए। मल्हार ने हल्की सी अंगड़ाई ली और फिर उसे एक झटके में अपने करीब खींचकर सीने से लगा लिया। शालू अचानक से हड़बड़ा गई थी, मगर मल्हार ने उसके बालों में चेहरा छुपाते हुए गहरी सांस ली और फिर एक सुकून में उतरता चला गया। कब नींद ने उसे अपनी आगोश में ले लिया, उसे पता ही नहीं चला। शालू भी उसकी बाहों में ढीली पड़ गई और एक अनकहे सुकून के साथ नींद की गोद में उतर गई। सुबह उसकी आंख खुली तो देखा वो मल्हार के सीने से लिपट कर सो रही थी। ये एहसास होते ही वो एकदम हड़बड़ा कर उठी। मल्हार अभी भी गहरी नींद में था, जबकि शालू दबे कदमों से कमरे से बाहर निकल आई। नाश्ते की टेबल पर उसे सुमित्रा जी दिखाई दी। अरे बेटा, तुम जाग गई, लेकिन इतनी जल्दी क्यों? थोड़ा सा और सो लेती। सुमित्रा जी ने जब उसे सुबह के 6 बजे उठते देखा तो वो हैरान हुई थी। बस आंटी, आँख खुल गई तो दोबारा नींद नहीं आई। शालू ने नज़रें झुकाते हुए जवाब दिया। मल्हार तो सो रहा होगा ना? उन्होंने अंदाज़ा लगाया। जी आंटी जी, वो सो रहे हैं, शालू ने धीमे स्वर में कहा। उसके चेहरे पर उलझन साफ झलक रही थी। सुमित्रा जी ने उसे गहरी नज़रों से देखते हुए पूछा, कुछ कहना है? आंटी जी, वो मुझे फ्रेश होना था और मेरे पास कपड़े। वो अधूरी बात कहकर खामोश हो गई। तो इसमें इतनी उलझन की क्या बात है? आओ मेरे साथ। सुमित्रा जी प्यार से उसका हाथ थाम कर उसे अपने कमरे में ले गईं।
और अपनी अलमारी खोलकर एक बड़ी ही खूबसूरत साड़ी निकालकर उसके हाथ पर रख दी। इसे पहनकर फ्रेश हो जाओ, आज तुम अपने लिए जितनी चाहे शॉपिंग कर लेना। उन्होंने प्यार से बहू के सिर पर हाथ फेरा। नरम और मोहब्बत भरे स्पर्श से शालू का दिल पिघल गया। वो भावुक होकर सुमित्रा जी के गले लग गई। उसकी एक माँ इस दुनिया से चली गई थी, लेकिन सुमित्रा जी के रूप में उसे दूसरी माँ मिल गई थी। मल्हार पुलिस स्टेशन जाने की तैयारी कर रहा था। अचानक कुछ याद आने पर वो पलटा और आवाज़ लगाई, शालू, मेरा वॉलेट कमरे में रह गया है, जरा ला तो दो। शालू तुरंत पीछे मुड़ गई और कमरे में वॉलेट लेने आ गई। कुछ देर बाद वॉलेट हाथ में लिए वो लौट आई और उसने चुपचाप मल्हार की ओर वॉलेट बढ़ा दिया। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, वॉलेट नहीं चुराना सनम। पीछे से अनु की आवाज़ आई तो शालू एकदम से लाल पड़ गई। भाई, अपनी सारी चीज़ें अच्छे से चेक कर लें, क्योंकि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। राहुल ने भी हंसते हुए कहा। तुम बेफिक्र रहो राहुल, ये सब कुछ चुरा ले तब भी इस पर जायज़ है। मल्हार ने मोहब्बत भरी नज़रों से शालू को देखते हुए कहा। आजकल तो मेरी नींद ही पूरी नहीं हो रही, राहुल ने अपनी जम्हाई रोकते हुए कहा। क्यों? प्रिया ने खोजते हुए पूछा। अपने ही घर में होश के साथ सोना पड़ता है, न मोबाइल के गायब होने की खबर होती है और ना ही वॉलेट का पता लगता है, राहुल ने दुहाई दी। प्रिया ने तुम्हें किसी काम का नहीं छोड़ा राहुल, वरना अपने ही हाथ में मोबाइल के खो जाने का तुम्हें क्यों डर? सुमित ने तंज कसते हुए कहा। राहुल एकदम शर्मिंदा हो गया। शालू, प्रिया को सिखाओ कुछ कि दिल ठीक से कैसे चुराते हैं, ताकि राहुल का ध्यान इधर उधर न भटके। सुमित ने शरारत से कहा और सीटी बजाता हुआ शोख अंदाज में बाहर निकल गया। शालू ने खा जाने वाली नज़रों से उस यंग पार्टी को देखा जो उसकी टांग खींच रही थी और फिर अपने कमरे की ओर बढ़ गई। वो बेड पर लेटा था, पूरा शरीर थका हुआ था, दिमाग की नसें एकदम जाम थीं। नाइट ड्यूटी करके आया था, इस वक्त बस सुकून चाहता था, मगर उसकी अर्धांगिनी कहीं नजर नहीं आई। शायद वॉशरूम में थी, क्योंकि अंदर से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। उसकी अर्धांगिनी में आम पत्नियों जैसी कोई बात नहीं थी। ना वो उसके आगे पीछे घूमती, ना उसका इंतजार करती और ना ही उसके नखरे उठाती, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छे कैरेक्टर की लड़की थी और मल्हार को अपनी लाइफ पार्टनर के लिए ऐसी ही अच्छे कैरेक्टर वाली लड़की चाहिए थी। पिछले 8 दिन से वो लगातार नाइट ड्यूटी कर रहा था। आते ही इतना थक जाता कि सीधा सो जाता और शालू भी उससे बचती रहती थी। वो कमरे में आता तो शालू चुपचाप बाहर निकल जाती, लेकिन आज मल्हार के अंग अंग में एक अजीब सा सुरूर था। आज उसका इरादा सोने का बिल्कुल नहीं था। बेचैनी से शालू का इंतजार कर रहा था। शालू ने आज तक उससे कोई डिमांड नहीं की थी, जबकि मल्हार बिना कहे उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखता था। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और शालू बाहर आई। मल्हार ने अपना बाजू चेहरे पर रखा हुआ था, जबकि शालू लापरवाही से चलती हुई ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर खड़ी हुई। बालों पर लपेटा हुआ तौलिया उतार कर उसने अपनी आदत के अनुसार बेड पर उछाल दिया। गीला तौलिया सीधा मल्हार के चेहरे पर जाकर गिरा। मल्हार ने झुंझलाकर अपने ऊपर से गीला तौलिया हटाया और गुस्से से शालू की ओर देखा। उसी वक्त शालू ने अपने गीले बालों को झटका दिया। पानी की कुछ बूंदें मल्हार के चेहरे पर आकर गिरीं और न जाने क्यों उन बूंदों ने उसके जलते सुलगते दिमाग को एक अजीब सी ठंडक दे दी। आप कब आए? मुझे पता ही नहीं चला। शालू जल्दी से तौलिया उठाने के लिए आगे बढ़ी, जबकि मल्हार मदहोशी से उसे देख रहा था। कोई शक नहीं था कि वो बहुत खूबसूरत थी और उस वक्त तो गजब ढा रही थी। उसके बालों से टपकता पानी मल्हार के दिल की दुनिया को हिला रहा था। उसका निखरा उजला रूप मल्हार को अपनी ओर खींच रहा था। शालू उसकी हालत से अनजान थी। तौलिया उठाकर जैसे ही पलटी, मल्हार ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और वो सीधे उसके सीने पर जाकर गिरी। शालू के मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई। वो इस अचानक हुए हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसके बाल मल्हार के कंधे और गर्दन पर बिखर गए थे। बालों से टपकता पानी मल्हार की गर्दन पर बह रहा था और उसका दिल बेकाबू हो रहा था। मल्हार ने आग जलती आंखों से उसके घबराए चेहरे को देखा और फिर नरमी और मोहब्बत से उसे बेड पर पलट दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। शालू का दिल तेजी से धड़कने लगा। मल्हार ने उसकी गर्दन से बाल पीछे किए और उनमें चेहरा छुपा लिया। शालू की हार्ट बीट मिस हो गई थी। मुझे सुकून चाहिए,
मल्हार ने उसके कान में धीरे से सरगोशी की। ये कहते ही वो शालू के नरम होठों पर झुक गया और पूरी शिद्दत से उन्हें छूने लगा। कुछ देर बाद उसने अपना चेहरा उठाया। शालू का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था, लेकिन उसकी गहरी सांसें बता रही थीं कि वो खुद भी इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती थी। शालू ने उसकी गर्दन में अपनी बाहें डाल दी, यानी कि इजाज़त मिल चुकी थी। मल्हार के होठों पर एक जानदार मुस्कुराहट आ गई, जबकि शालू के चेहरे पर एक शर्मीली सी मुस्कान थी। मल्हार ने उसकी ब्यूटी बोन पर होंठ रखे और उसकी गर्दन पर अपनी मोहब्बत का स्पर्श छोड़ने लगा। मल्हार मोहब्बत से उसके चेहरे के एक एक नक्श को छू रहा था। वो अपनी चाहत, अपना दिल, सब कुछ शालू पर निछावर कर रहा था। शालू आंखें बंद किए उसकी बाहों में सिमट गई थी और उसकी शर्ट को मुट्ठियों में कसकर पकड़ लिया था। मल्हार के स्पर्श में पल पल शिद्दत बढ़ती जा रही थी, जिससे अब शालू के लिए सह पाना मुश्किल हो रहा था। लेकिन अब जबकि वो मल्हार को इजाज़त दे चुकी थी, तो उसकी कैद से निकलने का सवाल ही नहीं था। आंखें बंद किए वो उसकी शिद्दत को महसूस कर रही थी और धीरे धीरे उसे इस शिद्दत में सुकून मिलने लगा था। वो खुद भी बुरी तरह मदहोश होकर मल्हार को अपने नरम होठों से छूने लगी थी, और जब मल्हार ने बेकाबू होकर उसे अपनी बाहों में दबोचते हुए होठों से होंठ टकरा दिए, तो उसके जुनून में और भी शिद्दत आ गई। शालू की मीठी मीठी सिसकियां उसे और भी मदहोश कर रही थीं। मल्हार उसके नाजुक वजूद पर टूट कर बरसा और एक गहरे सुकून के बाद उसे अपने बाहों में लिए नींद की आगोश में खो गया। मेरे कंगन नहीं मिल रहे, मल्हार की चाची सुनंदा जी परेशान होकर बोली। वो सुबह से ही बौखलाई हुई कमरे का हर कोना छान चुकी थीं, लेकिन कंगन कहीं नहीं मिले। अब उन्हें ये वहम होने लगा कि कंगन चोरी हो गए हैं। सुमित्रा जी ने नौकरों की तलाशी लेने का सुझाव दिया और सुनंदा जी भी इस बात पर राजी नजर आईं। तभी पूजा ने सबका ध्यान शालू की ओर दिलाया। मासी, शालू की तलाशी हमें सबसे पहले लेनी चाहिए। वो तो पेशे से एक चोर रह चुकी है ना। ये नौकर बेचारे तो बरसों से इस घर में काम कर रहे हैं, आज तक किसी ने ऐसी शिकायत नहीं की। पूजा ने चालाकी से अपनी बात बड़े समझदार अंदाज में रखी, मानो कोई बड़ी औरत बात कर रही हो। सभी औरतें उसकी बात सुनकर एक दूसरे को देखने लगीं और फिर सब मिलकर शालू के कमरे की ओर बढ़ी। बेचारी शालू को कुछ समझने का मौका दिए बिना उन्होंने उसका कमरा छानना शुरू कर दिया। शालू के कमरे का एक एक कोना छान मारा और तभी अनु अलमारी से लाल रुमाल में लिपटे 2 कंगन उठाकर लाई। ये लो आंटी जी, आपके खानदानी कंगन। प्रिया ने लाल रुमाल में लिपटे वो कंगन सुनंदा जी की तरफ बढ़ा दिए। सुनंदा जी ने वो कंगन तुरंत खींच लिए, जबकि शालू की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये तुमने क्या किया शालू? ये कंगन तो मैं वैसे भी तुम्हें ही देने वाली थी। मुझे तो लगा कि तुम सुधर गई हो। आंटी जी, मुझे नहीं पता ये कंगन मेरे कमरे में कहाँ से आए। मैंने नहीं चुराए। शालू ने सफाई दी। तुम्हारे कहने का मतलब है ये कंगन मैं तुम्हारी अलमारी में रख कर गई हूँ? पूजा ने गुस्से से पूछा। पूजा, मैं बात कर रही हूँ ना, सुनंदा जी ने उसे टोक दिया। आंटी जी, ये सब मेरे ऊपर इल्ज़ाम है, शालू ने मिन्नत करते हुए कहा। अच्छा, तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम मैं लगा रही हूँ? पूजा फिर गुस्से से बोली। तो सुनंदा जी ने हाथ के इशारे से उसे चुप रहने के लिए कहा। मम्मी जी, मैं मानती हूँ कि मैं आज तक बहुत चोरियाँ कर चुकी हूँ, लेकिन मैं आज सच कह रही हूँ, मैंने सुनंदा आंटी के कंगन नहीं चुराए। उसने आंखों में आंसू भरकर सुमित्रा जी से कहा, जबकि सुमित्रा जी भी बोलने के लायक नहीं बची थीं। कंगन उसकी अलमारी से मिले थे और अब वो क्या कहती। शोर सुनकर मल्हार सीधा उधर आ गया। शालू को अदालत में खड़ा देखा तो अपनी माँ से पूछा, क्या हुआ माँ? मल्हार अपनी माँ से पूछते पूछते अपनी चाची की तरफ भी देखने लगा, तो सुनंदा जी ने सारी बात बता दी। अब वो मल्हार शालू की तरफ मुड़ा। मल्हार, मैंने चोरी नहीं की, मुझ पर यकीन करो। शालू ने गालों पर आए आंसू पोंछते हुए विनती की। तो ये कंगन तुम्हारी अलमारी में कैसे आया शालू? शालू, तुम सबको बेवकूफ़ बना सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। मैंने तुमसे क्या कहा था कि मेरी नज़रें हमेशा तुम पर रहेंगी। तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत थी शालू कि तुम्हें चोरी करने की ज़रूरत पड़ी? मल्हार की आंखों में अविश्वास झलक रहा था और शालू का दिल एक ही बार में छनाके से टूट गया। बस मल्हार, बहुत कह लिया आपने और बहुत सुन लिया मैंने। मैं भला चोरी क्यों करूँगी आज, और किसके लिए करूँगी? अगर मुझे चोरी करनी होती तो मैं उसी दिन अस्पताल में अपनी माँ की ज़िंदगी बचाने के लिए करती। वहाँ भी बहुत सी औरतों ने गोल्ड की ज्वेलरी पहन रखी थी, अपने अपने पेशेंट के साथ अस्पताल में आई हुई थीं और उनके बैग नोटों से भरे पड़े होंगे। लेकिन उस वक्त मैंने
तुम्हारी बात का मान रखा था मल्हार। मैंने चोरी नहीं की थी और मेरी माँ इलाज के अभाव में मर गई। लेकिन आज ये लोग मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं पेशे से चोर हूँ। और जब एक चोरनी तुम्हारे ख़ानदान में आ गई है तो क्यों तुम्हारी फैमिली को एक पल की भी सुकून की नींद नहीं आती? क्यों मेरे आने से सबको दिन में भी होशियार रहना पड़ता है? और क्यों नहीं पूछते इससे पूजा से कि यह हमेशा तुम्हारे ही आसपास क्यों मंडराती रहती है? जब तुम मेरे करीब होते हो तो इसके चेहरे पर बेचैनी क्यों होती है? मेरे पास पूरे दिन की रिपोर्ट है मल्हार कि मैं कहाँ होती हूँ, क्या कर रही थी। लेकिन तुम इस लड़की से पूछो कि वो आज सारा दिन कहाँ थी। सब लड़कियाँ खामोश हो गईं। बाकी आज पूजा घर पर नहीं थी। अपना एक उसूल है मल्हार, एतबार नहीं तो रिश्ता नहीं चलता। शालू ने हाथ के इशारे से सबको बाय कहा और बगैर कुछ कहे खाली हाथ उन्हीं कदमों से बाहर चली गई, जबकि मल्हार उसे जाता देखता रहा और एक शब्द भी नहीं बोल सका उसे रोकने के लिए। दादाजी के आसपास घर के सब लोग जमा थे। ये मामला दादाजी की अदालत में चला गया था और अब सभी सांस रोके दादाजी और पूजा को देख रहे थे। पूजा बेटा, क्या ये सच है कि तुमने सुनंदा के कंगन उठाकर शालू के कमरे में रखे? दादाजी ने बड़ी मोहब्बत और प्यार से पूछा था, लेकिन उनका एक एक शब्द पत्थर की तरह सख्त था। जी दादाजी, पूजा की कांपती आवाज आई। क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? दादाजी एकदम गुस्से से दहाड़े। दादाजी की दहाड़ पर पूजा के साथ साथ सभी लोग सहम गए और हैरान भी हो गए कि उन्होंने कैसे एक ही नज़र में असल मुजरिम को पकड़ लिया था। दादाजी, मुझे मल्हार चाहिए था। मैं उससे मोहब्बत करती हूँ बचपन से। अपना घर बार छोड़कर मैं अपनी मासी के साथ रहती रही। क्यों? क्योंकि सिर्फ मल्हार चाहिए था मुझे। मल्हार की वजह से रहती रही और आपने मल्हार को इतनी आसानी से उठाकर किसी और को दे दिया। मल्हार को हासिल करने के लिए ज़रूरी था कि शालू को अपने रास्ते से हटाया जाए और बस इसीलिए मैंने ऐसा किया। पूजा ने सब कुछ बता दिया, जबकि दादाजी का जोरदार थप्पड़ पूजा के झुके गाल पर पड़ा। सभी अपने लाडले और मोहब्बत से भरे दादाजी का ये जलाल देख रहे थे। आज तुम्हारी वजह से एक लड़की मेरे ख़ानदान पर, मेरे ख़ानदान की परवरिश पर उंगली उठा गई। अगर तुम मल्हार को पसंद करती थी तो ये बात तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए थी, जिस तरह राहुल ने अपनी पसंद प्रिया के लिए बताई थी। जब मैं उन दोनों के रिश्ते पर मोहर लगा सकता हूँ तो तुम दोनों के रिश्ते पर भी मोहर लगा देता। लेकिन अब मल्हार किसी और का हो चुका है। सुनंदा, जल्द से जल्द इसे इसके घर भेजो। जबकि सुनंदा जी तो अपनी भांजी का ये रूप देखकर दंग रह गई थी। पापा जी से कहाँ भेजूं? इसका बाप जुआरी शराबी है, मेरी बहन दुनिया में है नहीं और अब मेरे अलावा इसका कोई सहारा नहीं। वो साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछती हुई दादाजी के सामने आकर खड़ी हुई। ठीक है, फिर इस लड़की के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखो और इसे इस घर से चलता कर दो। लेकिन पूजा कुछ कहना चाहती थी तो दादाजी ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। तुम कुछ भी कहने की पोजीशन में नहीं हो लड़की। मल्हार, तुम्हारी बीबी आज तुम्हारे मुंह पर तुम्हारा रिश्ता मार गई है और वो लड़की, वो बिल्कुल ठीक है। जो पति अपनी पत्नी पर एतबार नहीं कर सकता, जो उसे उठी उंगली का जवाब नहीं दे सकता, उसके साथ चलना नामुमकिन है। ये एक दिन, एक महीने या एक साल की बात नहीं होती मल्हार, ये पूरी ज़िंदगी का सवाल होता है। और जिस रिश्ते में भरोसा नहीं होता ना, उसकी नींव बहुत कमज़ोर होती है कि एक हवा के झोंके से भी ये रिश्ता ढह जाता है। शालू ने इस रिश्ते को ठुकराकर गलत नहीं किया, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। दादाजी ने गुस्से से मल्हार को भी डांटा। अब तुम सब लोग जा सकते हो, दादाजी ने इशारा किया। मल्हार खामोशी से उठकर चला गया। और हाँ पूजा, कान खोलकर सुन लो, अब अगर तुम्हारी वजह से मल्हार और शालू के बीच कोई भी कड़वाहट पैदा हुई तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। जबकि पूजा ने सर झुका लिया। उसके दिल में शालू के लिए और भी नफरत घर कर गई। मल्हार पिछले 3-4 घंटे से मारा मारा शालू की तलाश में फिर रहा था, लेकिन शालू उसे नहीं मिल रही थी। वो शालू के घर भी जा चुका था, लेकिन अब वहाँ पर कोई और किराएदार आकर रहने लगे थे। शालू की माँ के अलावा उसको किसी और रिश्तेदार का पता नहीं था कि वो कहाँ चली गई है। शालू को ढूंढने के लिए उसने कई जगह घेरा डाला, कोई गली नहीं छोड़ी। मल्हार के दिमाग में अचानक ख्याल आया कि अगर वो मुझसे नाराज़ होकर मुझे छोड़कर जाएगी तो यकीनन इस इलाके को छोड़ेगी, जिसके लिए उसे बस का सहारा लेना पड़ेगा। ये सोचते हुए वो अपनी गाड़ी में बैठा और सीधा बस अड्डे पर आया। वहाँ वेटिंग रूम में शालू सर झुकाकर रोते हुए मिली।
शुक्र था वेटिंग रूम में ज़्यादा भीड़ नहीं थी। उसे एकदम से सुकून आ गया था। एक गहरी सांस ली और फिर धीरे कदमों से चलता हुआ वो शालू के करीब बराबर आकर बैठ गया। अपने बराबर किसी मर्द को बैठा महसूस करके शालू झटके से उठी और इससे पहले कि वो उसे खरी खोटी सुनाती, मल्हार को देखकर उसका तना हुआ चेहरा शांत हो गया। मल्हार ने उसका हाथ पकड़कर खींचकर वापस अपने बराबर बिठा लिया। आई एम सॉरी शालू, मल्हार ने उसके हाथ को थामते हुए कहा। शालू ने उसके हाथ से अपना हाथ खींचना चाहा लेकिन नाकाम रही। मुझे सच पता चल गया है। मल्हार बुरी तरह शर्मिंदा नजर आ रहा था। सच पता लगाने के बाद मेरे पीछे आए हो? बात तो तब थी ना मल्हार सिंह, जब तुम किसी सच्चाई को जानने से पहले मेरे करीब आते और भरोसे में लेते और सबके मुंह पर कहते कि मेरी बीवी चोर नहीं है। शालू ने रोते हुए अपने आंसू साफ किए। सही कह रही हो शालू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन मुझे एक मौका तो दो। आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। मल्हार बेचैनी से देखने लगा जबकि शालू ने कोई जवाब नहीं दिया। प्लीज़ शालू, सिर्फ एक मौका। मैंने भी तो दिया था ना तुम्हें एक मौका, तो मेरे लिए भी एक मौका बनता है ना। मल्हार के शब्दों में विनती उतर आई। शालू रोते हुए मुस्कुरा दी। ये आखिरी बार था, उसके बाद तुम्हें मौका नहीं दूंगी। सीधे तुम्हें छोड़कर हमेशा के लिए इस दुनिया से चली जाऊंगी जहां से तुम मुझे कभी ढूंढ न सको। उसकी इस बात पर मल्हार तड़प उठा और उसके होठों पर उंगली रख दी। ऐसी बात दोबारा अपने मुंह से मत निकालना। अपनी शालू के बिना मल्हार अधूरा है। मल्हार ने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। दादाजी ने आदेश दिया है कि तुम्हें घर लेकर ही आऊं, वरना मैं भी घर में दाखिल नहीं हो सकता। मल्हार ने कहा। तुम इसीलिए आए हो ताकि तुम घर जा सको? नहीं यार, तुम मेरा दिल ले आई हो, तो बगैर दिल के मैं इस खाली जिस्म का क्या करूँगा? तुम मुझसे इजहार मोहब्बत कर रहे हो? शालू ने उसे तुरंत आंखें दिखाईं। मैं गली गली कूचे कूचे ऐलान करवा सकता हूँ शालू कि मैं एसपी मल्हार सिंह शालू से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। मल्हार ने उसके दोनों आंखों पर अपने होंठ रख दिए और शालू मुस्कुरा उठी और उसके कंधे पर सिर टिका दिया। मल्हार ने उसे जोर से अपने सीने के साथ खींच लिया। शालू वार्डरोब खोलकर कपड़े सेट कर रही थी जब मल्हार ने पीछे से आकर उसे अपनी बाहों में ले लिया। क्या कर रही हो? उसने शालू की गर्दन पर अपने होठों का हल्का सा स्पर्श देते हुए कहा। तुम्हें क्या लग रहा है? शालू ने गर्दन मोड़कर मल्हार को देखा। मुझे लग रहा है कि तुम अपने हैंडसम से पति को इग्नोर कर रही हो। मल्हार ने उसकी गर्दन पर जगह जगह अपने होंठ रख दिए। मेरी ऐसी मजाल कि मैं अपने हैंडसम पति को इग्नोर कर सकूं? शालू ने पलटकर उसकी ओर देखा। मल्हार ने उसकी कमर के आसपास अपने हाथ रख दिए। शालू, क्या तुम सुमित को पसंद करती थी? मल्हार ने यूं ही पूछ लिया, क्योंकि उसे शालू का सुमित को अपना पति कहने पर एक बेचैनी हो रही थी। क्या वो तुम्हें पसंद था या सिर्फ अपने बचाव के लिए बोला गया एक जुमला था? वो शालू की मोहब्बत के लायक नहीं है मल्हार, बहुत छोटे दिल का है। शालू ने मल्हार की बात पर गुस्से से कहा। उसके बजाय तो उसका बड़ा भाई है जिसने मुझे रंगे हाथों पकड़कर छोड़ दिया और मेरा हाथ तब थामा जब मैं दुनिया में अकेली हो गई थी। अब तुम बताओ एसपी, शालू की मोहब्बत का हकदार कौन है? शालू ने उसकी बेड पर प्यार से हाथ फेरा तो मल्हार ने उसके बालों को क्लिप से आज़ाद कर दिया। सिर्फ और सिर्फ एसपी मल्हार सिंह। मल्हार ने अपनी नाक से उसकी नाक टकराई। है ना, शालू की मोहब्बत का असली हकदार एसपी मल्हार सिंह ही है। शालू ने उसके गले में बाहें डाल दी और अपने पैरों पर थोड़ा सा ऊंचा होते हुए मल्हार के गाल पर अपने होंठ रख दिए। अच्छा, यानी तुम मुझसे मोहब्बत का इजहार कर रही हो? मल्हार ने उसकी गर्दन पर होंठ रखते हुए कहा। हाँ, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ। शालू ने उसके दूसरे गाल पर होंठ रखे। शालू ने आज तक कोई भी काम छुपकर नहीं किया, तो भला मोहब्बत छुपकर क्यों करेगी? उसकी आंखों में शरारत थी। लेकिन तुमने मेरा दिल भी चोरी चुपके से चुरा लिया है, मल्हार बेबसी से बोला और उसके बालों में चेहरा छुपा लिया और अपनी गहरी मदहोश भरी सांसें उसके गर्दन पर छोड़ने लगा। शालू खिलखिलाकर हंस पड़ी। अगले ही पल शालू के चेहरे पर एक शर्मीली सी मुस्कुराहट थी। उसके इरादे भांपते हुए उसका दिल बड़ी ही जोर जोर से धड़क उठा था। वो खुद में सिमट रही थी कि तभी मल्हार ने आगे बढ़ते हुए उसके होठों को अपनी होठों की कैद में ले लिया। शालू ने उसकी शर्ट को कंधों से मजबूती से पकड़ रखा था। मल्हार ने उसके बालों में हाथ फंसाए और उसे अपने करीब कर लिया। वो दोनों एक दूसरे को महसूस कर रहे थे।
कुछ भी जरूरी नहीं रहा था सिवाय एक दूसरे के। मल्हार ने उसके होठों को आज़ाद किया, जबकि शालू की सांसें तेज हो रही थीं, नजरें शर्म से झुकी हुई और चेहरा लाल। शालू उसके कंधे पर सटक गई। मल्हार ने उसके कान को चूम लिया। उसने शालू को अगले ही पल गोद में उठाया और बेड की तरफ बढ़ गया। एक नई शुरुआत उनके बीच होने वाली थी, जिसमें भरोसा था, मोहब्बत थी और दोनों का एक दूसरे के लिए साथ था। मल्हार ने नरमी से उसे बेड पर लिटाया। शालू का दिल जोरों से धड़क उठा। मल्हार ने उसकी गर्दन पर होंठ रख दिए। वो उसकी खुशबू में डूब जाना चाहता था, उसमें गुम हो जाना चाहता था। शालू ने उसकी गर्दन में बाहें डालकर खुद को सौंप दिया। मल्हार की शिद्दत धीरे धीरे बढ़ने लगी, जबकि शालू उसकी कमर सहलाती उसे सुकून देती रही। लेकिन मल्हार की शिद्दत में और भी तेजी आई, जो शालू की बर्दाश्त से बाहर हुई। मल्हार सिंह की मोहब्बत का समंदर शालू के लिए ही था और वो उसे पूरी जिंदगी उसी में डूबे देखना चाहती थी। वो दिलो जान से अपनी आखिरी सांस तक उसकी मोहब्बत के समंदर में भीगने की ख्वाहिश रखता था। शालू के सुकून की पनाह में मल्हार की कुर्बत और मोहब्बत की दुनिया बसी थी। वो दोनों एक दूसरे में गुम थे। उनकी ज़िंदगी में अब सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। दोस्तों, आज का हमारा ये प्यारा सा नॉवल आपको कैसा लगा? पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट करना। ऐसे ही और रोमांटिक्स नॉवेल्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहना। मिलते हैं दोस्तों अगले किसी नए नॉवल के साथ।